ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। तेल अवीव के अंदर, नेवोटिम के अंदर, हाइफा के अंदर, वो रैटल कर गया सबको। उसने एक्चुअली ये हाल कर दिया कि नेतन्याहू की टांगें काँप रही हैं इस टाइम, होंठ भी काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसको झटका कहाँ से लगा है। खबर आई है कि ईरानी मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गई। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में खुद नेतन्याहू इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए। They fired a missile into my bedroom window. उसे लगता था कि ईरान भी एक हूती या हमास या हिजबुल्लाह है और उसको मैं F-35 भेज के जितना चाहूं उतना बारूद भर के इनको उड़ा दूं और मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहली बार जब उसने अपनी आंखों के सामने नुकसान होते हुए देखा है तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। ईरान ने इस बार इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजराइल के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, गैस रिफाइनरीज और इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन को निशाना बनाया गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसको इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि असली वॉर क्या होती है। टूटी हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए मकान। एक बार को तो आभास हुआ कि ये गाजा की बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, अब तो आप हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर और कुछ और शहरों के अंदर, इजराइल के अंदर ही आप गाजा देख सकते हैं। तो पहली बार इजरायलियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि बर्बादी क्या होती है। दूसरों के घर तो आपने उजाड़ दिए। आपने गजा के 50-55 हजार लोगों को मार दिया अनऑफिशियली, वैसे तो 1 लाख से ऊपर को मारा है। तो आपको उसका दर्द नहीं होता। आपके 2 आदमी मरते हैं तो आपको दर्द होता है। खौफ इजराइल में ईरान का ऐसा है कि अमेरिकी एम्बेसी के लोगों को भी बंकर में छिपना पड़ गया। ईरान जिस तरह का जवाब इजराइल को दे रहा है वो अमेरिका और इजराइल दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। कितनी बमबारी ईरान की तरफ से हो रही है दोस्तों, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जॉर्डन के नागरिक ने ईरानी मिसाइलों की बरसात के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला और लिखा कि मेरे बच्चों के लिए एक तस्वीर। मैं तो अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। मेरे पास इतनी ताकत है कि हर आदमी मेरे सामने थर-थर काँपता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मेरे सामने एक प्रॉपर मिलिट्री वाला एक कंट्री आ जाए, जो 2000 किलोमीटर दूर से मेरे ऊपर अटैक करे तो मेरी हालत क्या होगी, मुझे बचाएगा कौन? तुर्की भी ईरान के साथ आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने सऊदी कॉमन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और कहा कि ईरान पर हमला इस बात का सबूत है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग में एक चीज तो इसराइल और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जंग है, ये अब अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। ईरान के लिए मरो या मारो की सिचुएशन है जो उसे मजीद बहादुर बना रही है। सबसे पहला जो अटैक किया गया इसराइल की तरफ से, जो उसकी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया, उसके बाद वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है और अब अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम रुकेंगे या हम सरेंडर करेंगे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग को अधूरा छोड़कर वापस वाशिंगटन पहुंचे और वहां पर उन्होंने जाते ही एक ट्वीट की कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बगैर किसी कंडीशन रखे हुए ईरान को सरेंडर करना चाहिए। साथ हमनाई को भी एक धमकी भरा एक पोस्ट किया जिसमें उसका कहना था कि मुझे लोकेशन पता है कि हमनाई कहाँ पर छुपा बैठा है। साथ उसने कहा सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, यानी एक रिजीम चेंज की भी कोशिश दूसरी तरफ से की जा रही है। रजा पहलवी जो एक बादशाह था, उसका बेटा है या पोता है, उसे भी बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है कि किसी तरह तुम ईरान के लोगों को गैदर करके रिजीम चेंज की तरफ जाओ। लेकिन अभी तक वो उसमें कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सबसे अहम बात है कि ईरान रुक नहीं रहा और उसके ना रुकने की सबसे बड़ी रीजन यही है कि मुज़ाकरात के बहाने में उसे बाकायदा बिठाकर बातचीत के बहाने पर उस पर हमला किया गया और उन लोगों को टारगेट किया गया जो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे और बाकायदा बातचीत कर रहे थे, उस दौरान हमला किया गया। और इज़राइल ये चाहता था कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा, अभी लग रहा है कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो टेरिटरी है ईरान की, उसे मुकम्मल तौर पर तो ये तबाह नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। जबकि जाते-जाते ईरान ज़रूर इज़राइल का बेड़ा गर्क कर जाएगा और वो कर भी रहा है। और अब क्या कुछ हो रहा है, कैसे उसके बेडरूम तक बाकायदा ईरानी मिसाइल पहुंचे हैं, वो इस वीडियो में आप मुलाहिजा कीजिए। बिल्कुल जाहिर हो गई है कि इस टाइम नेतन्याहू कंप्लीटली शेकन पर्सन है। उनकी टांगें कांप रही हैं। इज वेरी बैडली रैटल्ड एक्चुअली। हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसको इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि असली वॉर क्या होती है। अभी तक क्या है कि जितनी भी वॉर हुई है वो प्रॉक्सी से वार करता आया है और किसी के साथ तो वॉर हुई नहीं। 1960 के दशक में जो वॉर हुई थी थोड़ी बहुत अरब देशों के साथ, वो भी एक प्रिमिटिव टाइप की वॉर थी। लेकिन इस बार जो वॉर हो रही है वो रियल है, क्योंकि इस बार उसके सामने ना तो हमास है, ना हिजबुल्लाह है, ना हूतीस है। वो तो प्रॉक्सीज थे, वो तो एक किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उनके पास तो ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल्स है, ना बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। छोटे मोटे रॉकेट छोड़ देते हैं, कई बार वो डेडली हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तो होता नहीं। क्या हो जाएगा मैक्सिमम, आपको क्या कहते हैं कि थोड़े बहुत अगर आप देखोगे तो कारों के शीशे टूट जाएंगे, कुछ बिल्डिंग के शीशे टूट जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? कोई मौत वौत तो होती नहीं थी उससे, या छोटा मोटा इंजरी अगर किसी को हो जाए तो। इससे ज्यादा तो उन रॉकेट से कुछ हुआ नहीं आज तक। तो ईरान को एक इनविंसिबिलिटी का एहसास हो गया कि मैं तो अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है।
मेरे पास इतनी ताकत है कि हर आदमी मेरे सामने थर-थर काँपता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मेरे सामने एक प्रॉपर मिलिट्री वाला एक कंट्री आ जाए, जो 2000 किलोमीटर दूर से मेरे ऊपर अटैक करे, तो मेरी हालत क्या होगी, मुझे बचाएगा कौन? ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर आई है कि ईरानी मिसाइल नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गई। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में खुद नेतन्याहू इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए। They fired a missile into my bedroom window. They missed. इजरायली पीएम नेतन्याहू को सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ईरान इजराइल पर दो तरफ से हमले कर रहा है, एक ईरान की तरफ से और दूसरा यमन की तरफ से, और इसीलिए इजराइल, यमन और ईरान दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजराइल के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, गैस रिफाइनरीज और इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन को निशाना बनाया गया है। जब ईरानी मिसाइल इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी पर गिरी तो दुनिया को ईरान के इरादे समझ में आ गए कि ये लड़ाई अब यहां नहीं रुकने वाली। या तो ईरान अब खुद को परमाणु संपन्न बनाकर रहेगा, या फिर ये लड़ाई अब विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन इस बार जो ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है, तेल अवीव के अंदर, नेवोटिम के अंदर, हाइफा के अंदर, वो रैटल कर गया सबको। उसने एक्चुअली ये हाल कर दिया कि नेतन्याहू की टांगे कांप रही है इस टाइम, होठ भी कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसको झटका कहां से लगा है। उसे लगता था कि ईरान भी एक हुती या हमास या हिजबुल्लाह है और उसको मैं F-35 भेज के जितना चाहूं उतना बारूद भर के इनको उड़ा दूं और मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहली बार जब उसने अपनी आंखों के सामने नुकसान होते हुए देखा है, तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। उसके प्रेसिडेंट हरजोग तो अब रो रहे हैं बैठ के कि मैं शोक में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं, हमारे कंट्री को एक नजर लग गई है, किसी ने हिट कर दिया है, हमारी इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। एक और शहर के मेयर ने कहा कि मैंने इतना डिवास्टेशन, इतनी बर्बादी अपने मुल्क में कभी नहीं देखी, ये तो रियल वॉर है। और ये वो एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से नेतन्याहू की टांगे कांप रही हैं, क्योंकि ये जो एक मुखौटा था कि आयरन डोम सबसे पहले, फिर दूसरी हमारी लेयर डिफेंस की, फिर तीसरी लेयर डिफेंस की, और ये भी कोई इतना सस्ता सौदा नहीं है किसी एक रॉकेट को या मिसाइल को रोकना। सिर्फ ये जो आयरन डोम से एक मिसाइल फायर होता है $50,000 का है, जो इनका उससे एडवांस या उसके बाद का जो डिफेंस सिस्टम है उसका एक गोला जो है जो फायर होता है मिसाइल को रोकने के लिए वो $1 मिलियन का है। यानी पिछली दफा जब अप्रैल में शायद या उससे पहले ईरान ने वो बदला लेने के लिए इस्माइल हानिया का बाकायदा ड्रोन्स भेजे थे, तो उन्हें रोकने के लिए एक दिन में $200 मिलियन का खर्चा हुआ था ईरान का, सॉरी इजराइल का। तो ये भी कोई आसान सौदा नहीं है, और ये कोई इतना भी कोई अमीर मुल्क नहीं है इजराइल के आप उसे ये सोचें, ये कहें कि पूरी दुनिया का पैसा उसके पास है, उसे भी तकलीफ हो रही है। अगर आज अमेरिका उसकी पुछ पे हाथ उठा देता है, 2 घंटे की मार है टोटल इजराइल। और ये बात ईरान के हमलों में साबित हुई है कि उसके मिसाइल किस तरह उसके एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए उसके शहरों में जाकर गिरते हैं, और जैसे ही मिसाइल गिरे हैं तो नेतन्याहू का फौरी तौर पर रोना धोना शुरू हो गया कि अमेरिका हमारी मदद करे, ये हमारी बका की जंग है, हमें मार देगा। और आप इनकी अगर सोशल मीडिया साइट्स देखें, जिसमें खास करके इनकी आईडीएफ की जो साइट है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस की, इनकी जो एयरफोर्स की, उसमें ये कह रहे हैं कि ये हमारी बका की जंग है, हम ये नहीं लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। यानी इस तरह की बातों पर ये बात चुके हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता वी है। आर सफरिंग राइट नाउ। तेल अवीव की सड़कों पर खौफ है, हाइफा की सड़कों पर खौफ है। धुआं, आग, बर्बादी, धराशायी हुई इमारतें, गिरी हुई इमारतें, इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा? और ये देखिए आपके सामने ये नजारे मैं दिखाता हूँ। धू-धू करके जलती हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए मकान। एक बार को तो आभास हुआ कि ये गाजा की बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, अब तो आप हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर और कुछ और शहरों के अंदर, इज़राइल के अंदर ही आप गाजा देख सकते हैं। दोस्तों, तेल अवीव में बैठे अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबे ने ट्वीट करके कंफर्म किया कि एम्बेसी पर ईरानी मिसाइल गिरी है और इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है। इसलिए इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालात इजराइल में ऐसे हैं दोस्तों, खौफ इजराइल में ईरान का ऐसा है कि अमेरिकी एम्बेसी के लोगों को भी बंकर में छिपना पड़ गया। तो इजराइल के नेतन्याहू बंकर में है और उनका दोस्त अमेरिका भी बंकर से बाहर निकल नहीं पा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि गाजा पर हमले के समय अमेरिकी अधिकारी और राष्ट्रपति तक सब इजराइल का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन आज ईरान से युद्ध के समय हालात कुछ और हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरीज पर हमला बोला, तेल अवीव के पावर प्लांट पर मिसाइल हमला बोला, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पर भी हमला किया गया। इजराइल में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, 1000 के आसपास घायल होने की खबर है। इसके उलट ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है उसमें करीब 350 लोगों के मारे जाने की खबर है, करीब 1500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पहली बार इजरायलियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि बर्बादी क्या होती है। दूसरों के घर तो आपने उजाड़ दिए, आपने गजा के 50-55 हजार लोगों को मार दिया अनऑफिशियली, वैसे तो 1 लाख से ऊपर को मारा है, तो आपको उसका दर्द नहीं होता। आपके 2 आदमी
यही ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इजरायलियों को, जो उसकी अवाम है, वो जो नाचा करती थी गजा पर हमलों के बाद, अब उन्हें एहसास हुआ है कि असल हमले क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले ये अनटचेबल थे। क्योंकि इन्होंने ऐसी एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि हमारा डिफेंस सिस्टम, ये वो, कुछ छोटे-मोटे गोले अगर जाकर बजते थे, वो भी उन्हें या तो रास्ते में रोक दिया जाता था या वो वीरानों में गिरते थे। शहरों पर या खासकर जो तेल अवीव में उनके दारुल हुकूमत पर जो हमले हुए हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स उड़ी हैं, अब इन्हें पता लग गया और ये बंकरों में भी रोते दिखाई दे रहे हैं। मरते हैं तो आपको दर्द होता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। हर कोई खौफ में है और हर जगह मलबा है, हर जगह एक सड़ांध है, यानी कि बदबू है। सुबह से लेके शाम तक सायरन बजते रहते हैं। जो जिंदगी है बर्बाद हो चुकी है, बिजनेस ठप हो चुका है, होटल बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, लोग चौबीसों घंटे बंकर में रहने को मजबूर हैं। उनके पास खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई है और उन्होंने सोचा कि अभी तो हम ईरान को दहशत में डाल देंगे, उनको हमने बहुत सारे कमांडर मार दिए, तो अब तो वो हमें सरेंडर कर देंगे और वो जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन अंदाजा गलत हो गया। जंग के मैदान में कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर दुश्मन को कमजोर समझा तो समझो वहीं पर आपकी हार है। ये ठीक है कि ईरान की टॉप लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, मारी गई, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, लेकिन वो उससे बाहर निकल आया और तुरंत नई लीडरशिप पैदा करके उनके हाथ में कमान सौंप दी। और जिस ढंग से हर रात को 100, 80, 50 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वो दाग रहा है, इससे पता लगता है कि उसका रिजॉल्व, उसका करेज कितना बड़ा है। एक सवाल पूछा गया ईरान के एक मिलिट्री कमांडर से कि आप कितना अरसा तक ये जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा पैसा बर्बाद होता है, मिसाइलों की भी एक कीमत होती है जो आपको पे करना पड़ती है। तो उनका कहना था कि हम इसी तरह की जंग 2 साल लड़ सकते हैं। यानी डेली जो है 100 150 मिसाइल हम फायर कर सकते हैं, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 से 15 साल ईरान इसी दिन का इंतजार करता रहा कि हमने, एक वक्त आएगा कि इजराइल हमारे ऊपर हमला जरूर करेगा, तो हमें तैयार रहना है। कॉस्ट उसने पे जरूर की, अपनी टॉप की लीडरशिप जरूर जाया हुई उसकी, शहीद हुए, लेकिन अभी तक सरेंडर करने के लिए वो तैयार नहीं, और उम्मीद है वो नहीं करेगा, और इंशाल्लाह अब की बार इजराइल और अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इजराइल में मौतों की संख्या कम क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि इजराइल पिछले 50 सालों से युद्ध ही लड़ रहा है, खास तौर पर पिछले 20-25 सालों से। तो उसके पास 20-25 सालों से ज्यादा की तैयारियां हैं। इसीलिए उसने इजराइल में हर बिल्डिंग में बंकर बनाना जरूरी कर दिया है। इसीलिए जैसे ही इजराइल में सायरन बजता है, लोग बंकर के नीचे चले जाते हैं, जिससे डेथ टोटल इजराइल का कम है। जबकि ईरान के तेहरान जैसे शहरों में आम लोगों के लिए इतने बंकर नहीं है। इसीलिए जब इजराइल ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमले करता है, लोगों के मरने की संख्या ज्यादा निकल करके आती है। ऐसा नहीं है कि ईरान ही इजराइल पर भारी बमबारी कर रहा है दोस्तों, इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और बुशहर में सबसे ज्यादा हमले किए। बुशहर में गैस रिफाइनरी है और तेहरान में ऑयल रिफाइनरी।